अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि न्यूज़ पे जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे सबसे पहले आज मोहम्मद बिन सलमान की। जी हाँ, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, एमबीएस भी जिन्हें कहा जाता है, जी हाँ, इनके लिए बताया ही जा रहा है कि पाकिस्तान आने का इनका इरादा है और हो सकता है कि अक्टूबर में ही पाकिस्तान का विजिट करें। इससे पहले जब जी 20 मीटिंग चल रही थी या जी 20 समिट चल रही थी भारत में, उस वक्त भी यही बताया जा रहा था कि 4 से 6 घंटे के लिए शायद एमबीएस जो है वो पाकिस्तान भी आए, लेकिन उस वक्त वो नहीं आ सके। और अब ये कहा जा रहा है और ये बताया जा रहा है बार बार कि जी हो सकता है कि अक्टूबर में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एमबीएस का विजिट हो पाकिस्तान में। इसके लिए तरह तरह की बातें की जा रही हैं। अभी रिसेंटली जो एमबीएस ने एक इंटरव्यू दिया है उसमें उनका कहना ये था कि जी वो भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहते हैं, वो भी न्यूक्लियर वेपन्स लेना चाहते हैं। और अगर ईरान ने ऐसा किया, यानी कि ईरान ने अगर न्यूक्लियर वेपन्स बनाए और न्यूक्लियर वेपन्स रखे, तो फिर सऊदी अरब भी करेगा। और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है, अमेरिका से भी वो बात करेंगे और कर रहे हैं इस सिलसिले में, ताकि उनको परमिशन मिले। क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स बने तो उसमें जो है वो सुपर पावर इस वक्त जो है अमेरिका, उसकी मंजूरी बहुत ज़रूरी है। अब मालूम नहीं कि ये न्यूक्लियर वेपन्स की दौड़ जो है ये किस लिए ज़रूरी है और क्यों रुकने में नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल अगर एमबीएस ये चाहते हैं, और उसके बाद ये भी बात की जा रही है साथ साथ कि जब एमबीएस पाकिस्तान आएंगे तो हो सकता है वो पाकिस्तान से भी बात करें और न्यूक्लियर वेपन्स के लिए पाकिस्तान की कोई मदद लेने की बात करें, या फिर हो सकता है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को खरीदने की बात करें। पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है, इकोनॉमी जिस जगह जा चुकी है और जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसको देखते हुए कई एक्सपर्ट्स, चाहे वो कंट्री में हो या कंट्री से बाहर के एक्सपर्ट्स हो, सबका यही ख्याल है कि शायद पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बेचने पे लगा दे और हो सकता है कि सऊदी अरब को दे दे। मुझे ऐसा नहीं लगता। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान इसी को तो दिखा दिखा के जो है वो सारी दुनिया से बात करता है, और इसी वजह से अपनी एक इम्पोर्टेंस बना के रखती है कि कभी रखी है कि कभी कोई कंट्री पैसा दे देती है तो कभी कोई कंट्री पैसा दे देती है। तो अगर न्यूक्लियर वेपन्स ही ना रहे और किसी और कंट्री को बेच दिए गए, तो शायद पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं यकीनन सोचेंगे कि आगे बढ़ने के लिए या आगे जाके मजीद किसी से पैसा मांगने के लिए उनके पास कुछ नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंस पहले ही वर्ल्ड में जो है पाकिस्तान की बहुत कम हो गई है, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में जिनका नाम बहुत सुनने में आता है और कहा जाता है कि जी वही जो है सबसे मेन आदमी थे जिन्होंने के न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में मदद की। और ये भी कहा गया कि उन्होंने एक साउथ कोरिया के लिए भी कहा गया कि साउथ कोरिया को बेचने की कोशिश की न्यूक्लियर वेपन्स। जी हाँ, और यही वजह है कि जैसे ही ये खबर मिली पाकिस्तान में लोगों को, अमेरिका में लोगों को, उन्होंने जो है वो डॉक्टर कदीर खान जब तक जिंदा रहे उनको हाउस अरेस्ट रखा गया। इस्लामाबाद में उनका घर है और वहाँ पर E7 सेक्टर जो है इस्लामाबाद का, वहाँ पर वो रहते हैं और रहते थे मतलब। और जब तक वो जिंदा रहे एक तरह से वो हाउस अरेस्ट रहे, उनको कहीं आने जाने की खुली एक परमिशन जो होती है वो नहीं थी। बहुत बार उन्होंने कोशिश की कि ये हाउस अरेस्ट में से निकल सके, कई बार कहा कि जी मैं तो मोहसिन पाकिस्तान हूँ, ये है वो है। लेकिन बहरहाल उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था और जिसका वो कोई ख़ास सही से जवाब अभी तक लोगों को नहीं मिला है कि वो जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर एसिड्स जो पाकिस्तान के हैं, उसका फ़ॉर्मूला वो साउथ कोरिया को देने वाले थे। साथ-साथ ईरान का भी कई बार नाम आया, लेकिन साउथ कोरिया का तो बहुत बार नाम आया। और वैसे भी पाकिस्तान जो है वो, जो लोग ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स अपने सऊदी अरब को बेच देगा, तो ऐसा होता हुआ इसलिए भी दिखाई नहीं दे रहा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो ख़ास तरीके से जो है वो बहुत ज़्यादा अमेरिका के अंडर भी हैं। यानी अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर तो ख़ैर जहाँ पे पाकिस्तान में तो कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, तो फिर न्यूक्लियर वेपन्स को बनाना या न्यूक्लियर वेपन्स को सेल करना या इस किस्म की कोई बात करना जो है वो पॉसिबल नहीं लगती है। लेकिन बहरहाल होने को क्या है कि कुछ भी हो जाता है। लेकिन हमारे लोग जो बात कर रहे हैं या जो हमारे यहाँ से इंडियन एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि बहुत इम्कान है
کہ MBS जब पाकिस्तान का विजिट करें तो पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी बात की जाए या उनकी तरफ से कोई ऐसी ऑफर की जाए जिससे कि उनको न्यूक्लियर वेपन्स मिल जाए सऊदी अरब को। लेकिन ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान उनको पाव पाव के बम दे दे और कहे जी पाव पाव वाले आप ले जाएं, हम तो बनाते ही रहते हैं, हमारे पास इस वक्त वैसे भी भारत से ज्यादा जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो पाकिस्तान के पास हैं, यानी कि हम सारा पैसा इसी में लगा रहे हैं। और जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि जी हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो हम बिल्कुल जी घास खाने पर ही आ गए और हम घास ही खा रहे हैं और एटम बम बनाते जा रहे हैं। तो हो सकता है वो जो हमने ज्यादा एटम बम बना लिया, हो सकता है वो हम MBS के को दे दें कि जी आप ले जाइए और हमें कुछ पैसा दे दीजिए। लेकिन बहरहाल अगर कोई ये समझ रहा है या ये सोच रहे हैं कि जी सारे के सारे वेपन्स उठा के हम और पूरा का पूरा जैसे कहते हैं ना सारी की सारी दुकान हम अपनी जो है वो MBS को दे देंगे, तो वो थोड़ा मुश्किल काम लगता है और शायद इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कोई पाकिस्तान से ना करे। ये और बात है कि हमने से पहले बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियाँ की हैं और हर बार हमें यही लगा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल चांसेस कम है। हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे जी पीपल्स पार्टी और PMLN की। जी हाँ, आसिफ अली जरदारी की पार्टी और शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ की पार्टी, दोनों ने मिलकर इमरान खान को हटवाया, दोनों ने मिलकर जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई और सॉरी केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं बनाई, दोनों ने मिलकर इमरान खान को हटा के गवर्नमेंट बनाई। और उसके बाद जो टाइम रह गया था इमरान खान की गवर्नमेंट का वो टाइम पूरा किया, लेकिन अब लग ये रहा है कि दोनों में जो है वो खुलकर क्लैशेस सामने आने लगे हैं और अब एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स भी आने लग गई हैं। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है, जो कि अब कहा यह जा रहा है कि शायद जनवरी में हो जाए इलेक्शंस, जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बूट पॉलिश करने की स्पीड भी बढ़ती चली जा रही है और हर एक की ये कोशिश है कि एस्टेब्लिशमेंट को या फौज को कौन ज्यादा खुश रखता है। लेकिन साथ साथ इनकी जो आपस में एक नजर आ रहा था कि दोनों में आपस में जो है कोई दोस्ती हो गई है या दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, उनमें आप डिफरेंसेस जो है वो सामने दिखाई देने लगे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो है वो पीपल्स पार्टी के जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो PMLN के खिलाफ जो है वो स्टेटमेंट देना शुरू हो गए हैं और यही हाल PMLN का भी है। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा है कि मरियम नवाज जो कि नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, मरियम नवाज जी हाँ, वो पहुंच गई हैं लंदन और उनके साथ साथ एक दिन के फर्क से यानी शहबाज शरीफ साहब जो हैं एक दिन के लिए पाकिस्तान आए और एक दिन के बाद जो है वो दोबारा लंदन चले गए। मतलब यहाँ से अगर किसी ने, मैं इस्लामाबाद में बैठी हूँ, इस्लामाबाद से लाहौर अगर जाना हो तो इंसान को 2-3 बार सोचना पड़ता है कि जी इतना खर्चा होगा जाने का तो कैसे जाएं, और ये एक दिन के लिए सिर्फ पाकिस्तान आए शहबाज शरीफ और उसके फौरन बाद लंदन दोबारा पहुंच गए और उनके साथ साथ पहुंची हैं मरियम नवाज। सुनने में ये भी आ रहा है कि नवाज शरीफ फैमिली के अंदर भी जो है कुछ झगड़ा चल रहा है और कोई कह रहा है ये कुर्सी मैं लूंगा और वो कह रहा है ये कुर्सी मैं लूंगा। इस किस्म के भी जो है इश्यूज चल रहे हैं। अब देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किस तरीके से इस मसले को या इस इशू को हल करते हैं ताकि इलेक्शन से पहले पहले ये डिसाइड हो जाए कि किसने कितना खाना है और किसने असल में खाना है। लेकिन खैर हम यहाँ से एक वीडियो देखते हैं और उसके बाद आपसे बात करते हैं। ये नहीं चलेगा, नहीं तो मैं खाने लेके जाऊंगा, बेइज्जती करूंगा। अब मेरे आगे परेशानी तो है। अगर आगे वादा तो कौन जिम्मेदारी लेगा? ये नफा बना ले, वो गलत की बदनामी तो इतनी बड़ी बदनामी इसको डाल ले। ये सोच रहे थे ये काम करती तो ठीक है, जरूरी है, आगे ये होगा जरूर काम, महीने 6 महीने होगा जरूर, यहाँ नहीं नहीं आप भी बने उसके चल जाती है व्हाट्सएप पे कितनी मेरी सारी जिंदगी की बदनामी होगी, कोई मुझसे वो करेगा जिंदगी खराब नहीं। साइड में थोड़ी सी मजबूरी थी, फिर परेशानी हो गई, मैं ऐसी तैयार आपकी ड्राइवरी को कारोबार तभी कम अच्छे घर पे जी ये एक वीडियो थी जो कि सोशल मीडिया से मुझे मिली और इसमें जो है खातून जो कि बुर्का पहन के बैठी हुई है
वो किसी ज्वेलरी शॉप में चोरी कर रही थी, और जब पकड़ी गई तो फिर इन्होंने अपने साथ अपने हस्बैंड को बुला लिया, जो मौलाना साहब नजर आ रहे थे आपको, और दोनों मिलकर जो है शॉपकीपर को या तो मामू बनाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर ये कि उधर से निकल के सॉरी करके निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस वजह से भी बहुत बार कहा जाता है कि जी बुर्का पहनने को या हिजाब लेने के लिए जो है वो मना किया जाता है कि चेहरा नजर आना चाहिए, कि अगर कोई क्राइम कोई कर रहा है तो पता तो लगे कि कौन है और किस लिए ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन बहरहाल हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, और हम आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान में जो है एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है चरसी टिक्का। जी हाँ, आपने सही सुना, इसका नाम है चरसी टिक्का, और चरसी टिक्का जो है वो काफ़ी फेमस शॉप है और काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है, और इस्लामाबाद में भी है और पेशावर में भी है। और ये जो साहब आपको नज़र आ रहे हैं दांत निकाले हुए, जी हाँ, ये चरसी टिक्का के ओनर है, इनका नाम है निसार। जी हाँ, इनका नाम मोहम्मद निसार है। और अब सुनने में ये आया है कि जी इनको अरेस्ट कर लिया गया। इनको अरेस्ट इसलिए कर लिया गया कि वैसे तो पाकिस्तान में टूरिस्ट आते वाते हैं नहीं, कोई बेचारा भूला भटका अगर आ जाए टूरिस्ट पाकिस्तान में, जैसे कि ये आपको नजर आ रहे हैं बीच में ये साहब खड़े हुए चरसी टिक्का वाले। जी हाँ, तो हमारे यहाँ होता ये है कि इन्होंने जी जो फीमेल टूरिस्ट आई हुई थी उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, उनके गले पड़ने की कोशिश की, और इस वजह से इनको अरेस्ट कर लिया गया और इनको डाला गया जी जेल में। और बताया यही जा रहा है कि ये चरसी टिक्का के ओनर हैं और इनका नाम है निसार खान। और इनको जी जो ओनर यानी कि पेशावर में इनको पकड़ा गया है, वैसे तो इनका चरसी टिक्का इस्लामाबाद में भी मिलता है और कई दूसरी जगह पे इनके रेस्टोरेंट्स हैं, और इन्होंने पता नहीं नाम इसका चरसी टिक्का क्यों रखा है, लेकिन बहरहाल चरसी टिक्का है। और चरसी वो चिकन टिक्के जो होते हैं ना वो ये बनाते हैं। और इन्होंने जी जो टूरिस्ट फीमेल्स आई थी उनके साथ काफ़ी बदतमीजी की, और इस तरह से ये अरेस्ट होकर जेल में पहुंच गए। एक तरफ हम कहते हैं हमें टूरिज्म बढ़ानी है, हमारे यहाँ टूरिस्ट आने चाहिए, हमारे जो अभी फॉरेन मिनिस्टर साहब न्यूयॉर्क गए हैं उन्होंने भी कहा कि सारी दुनिया को पाकिस्तान का विजिट करना चाहिए, और पाकिस्तान में ये है और पाकिस्तान में वो है, और बड़े लंबे लंबे भाषण दिए उन्होंने बैठ के। लेकिन हाल ये है सिक्योरिटी का या तमीज़ का, कहना चाहिए कि तमीज़ हम लोगों को छू के नहीं गुजरी, कि अगर कोई टूरिस्ट गलती से आ ही गए हैं पाकिस्तान में तो हम उनके साथ किस किस्म का रवैया रखते हैं और हम उनके साथ किस तरह से बदतमीजियां करते हैं, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। यानी ऐसा लगता है जैसे अचानक से बावले हो गए फॉरेनर्स देखकर, और यही हाल इस चरसी टिक्का के ओनर के साथ हुआ। लेकिन बहरहाल इसको अरेस्ट किया गया है, लेकिन बात सारी ये है कि कितने लोगों को अरेस्ट करेंगे और कितने लोगों को तमीज सिखाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है गवर्नमेंट के लिए। बात हम करेंगे जी एक बार फिर राना सनाउल्लाह साहब की। जी हाँ, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनका कहना ये है, जो कि मिनिस्टर भी रह चुके हैं पिछली गवर्नमेंट में। राना सनाउल्लाह साहब का कहना ये है कि जी जनरल फैज़ यानी कि फैज़ हमीद, हाँ जी, उनको और उसके साथ साथ जनरल बाजवा, ये दोनों कौम के मुजरिम हैं, इन दोनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इन दोनों के खिलाफ मुकदमे होने चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगर ऐसा ही है तो राना साहब, जब आपकी गवर्नमेंट थी आपने इनके ऊपर केस क्यों नहीं किया, आपने इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया, और आपने कोई इनके ऊपर किसी किस्म का केस क्यों या FIR क्यों नहीं कटवाई, ये भी एक सवाल है जो आपसे किया जा सकता है। लेकिन खैर राना साहब का कहना यही है कि जनरल फैज़ जो हैं वो भी, और फैज़ हामिद वही पिछवाड़े वाले, याद आया एग्जैक्टली वो, और उनके साथ जो है जनरल कमर जावेद बाजवा जो हमारे आर्मी चीफ रह चुके हैं, उनके लिए भी ये कहा गया है कि वो कौम के मुजरिम है और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ऊपर केसेस बनने चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी है राना सनाउल्लाह साहब के ऐसे ऐसे मुजरिम तो हमारे बहुत सारे हैं और लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है, और यकीनन आप उन लोगों का भी नाम लेंगे और उनकी भी लिस्ट बनाएंगे, इनके समेत, इनके साथ, ऐसा नहीं करेंगे इनको छोड़ दें, इनके बाद और इनसे पहले भी जो लोग थे उनके भी आप लिस्ट बनाइए। और अगर आपकी गवर्नमेंट दोबारा आती है या कोई भी गवर्नमेंट आती है आप उससे कहिए कार्रवाई करने के लिए। और हम भी देखें कि सिविलियंस को तो आप लोग धड़ाधड़ पकड़ लेते हैं, लेकिन इन लोगों को आप पकड़ पाते हैं या नहीं। बहरहाल हम आगे चलें, और जी राहुल गांधी जी की ये पिक्चर्स जो है बड़ी चल रही हैं आजकल सोशल मीडिया पे, पता नहीं इन्होंने 420 का करके 420 का बैच क्यों पहना हुआ है, मगर खैर इनकी मर्जी और इनको ठीक लग रहा होगा।
बात हम करेंगे एक थोड़ी-सी अपनी भी बात मैं कर लूँ, और वो ये कि न जाने किसने मेरा जो है वो मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो है वो फैला दिया है, और अब शोज़ के हवाले से पाकिस्तान से ही लोग कॉल करके बुरा-भला सुना रहे हैं। एक साहब को तो बहुत एतराज़ है कि जी जब मैंने शो किया था आदित्य राज के साथ, तो वो जो जर्नलिस्ट हैं इंडिया से, और उनके ऊपर बहुत एतराज़ है कि जी यासीन मलिक के बारे में गलत बात की गई, और वो बहुत अजीम लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, और मेरे शो में कहा गया कि जी आदित्य ने जो है वो बात की, और बुरा भला कहा, और कहा कि नहीं वो टेररिस्ट है, और उसने जो भी जुर्म किए हैं उसके बारे में बात की, और उन साहब को बहरहाल बहुत बुरा लगा, और उन्होंने जी मुझे कॉल करके और फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ा कि जी जब मैंने कॉल ड्रॉप कर दी और नंबर ब्लॉक कर दिया, तो फिर व्हाट्सएप पे मैसेज किया, और खैर मुझे व्हाट्सएप को भी ब्लॉक करना पड़ा, और खैर वो मैसेज मैंने आदित्य को फॉरवर्ड कर दिया है, और उसके बाद ताकि आदित्य को भी पता लगे कि क्या कहा जा रहा है। और मुझे कहा, मेरे ऊपर ये एलिगेशन भी लगाई गई कि जी आप जो हैं वो इंडिया से फंड लेती हैं, इस वजह से आपने आदित्य को बोलने दिया। हालांकि ऐसी बात नहीं है, मैं सबको बोलने देती हूँ, मुझे कोई फंड नहीं दे रहा, वैसे देने चाहिए लेकिन दे कोई नहीं रहा, ना पाकिस्तान से और ना ही कहीं और से। लेकिन हाँ ये ज़रूर है, मेरे जो गेस्ट होते हैं उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और मैं उनको ना रोकती हूँ ना टोकती हूँ। और वैसे भी यासीन मलिक जो है वो इस वक्त अरेस्ट है, और उसने सारे अपने जुर्म भी कबूल किए। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इंडियन जो जजेस हैं या इंडिया की जो अदालतें हैं वो इतना सोच सोच के सालों में फैसला क्यों कर रही हैं। उनको चाहिए कि भाई अगर वो मुजरिम है तो सजा दें, और अगर मुजरिम नहीं है तो रिहा कर दें। जो फैसला करना है जल्दी करें, बजाय इसके कि यही तमाशा चलता रहे और लोग एक दूसरे के खिलाफ, यानी खास तौर पे मीडिया के खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं। हालांकि हमारा काम न्यूज़ देना है, लेकिन बहरहाल इस किस्म के लोगों की बातों से मुझे असर कोई नहीं होता है, और मैं जैसे अपना काम कर रही हूँ उसी तरीके से मेरी कोशिश होती है कि आप तक जो है वो सारी न्यूज़ जो है वो टाइम से पहुंचा दी जाए। बहरहाल हम जी चलते हैं आगे, और हम आपको ये भी बताते चलें कि जैसे कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है वो अभी भी अपनी बात पे ही टिके हुए हैं, और हिलने की इधर से उधर की कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान की अगर हम बात करें, इकोनॉमी का अभी भी बुरा हाल है। डॉलर रेट ज़रूर कम होना शुरू हुआ है थोड़ा-थोड़ा करके, लेकिन कब तक करेंगे? क्या ये असल में हो रहा है या आर्टिफिशियली हो रहा है? ये भी सोचने की बात है। उसके बाद हमने आगे कौन सी कंट्री ऐसी है जिससे हमने पैसे मांगने हैं? ये सब कुछ तो होता ही रहता है, लेकिन साथ-साथ अब ये भी शुरू हो गया है कि पाकिस्तान की एक प्राइवेट एयरलाइंस के अंदर, यानी जहाज़ के अंदर फ्लाइट के दौरान एक आदमी अंदर पहुँच गया और उसने वहाँ भीख मांगनी शुरू कर दी। पाकिस्तान में अपनी नौयत का अनोखा वाकया, कराची एक जहाज में भिखारी घुस आया, हैरान कुन सूरत हाल, फिजाई मेजबान सर पकड़ कर रह गए। भिखारी सिंधी जुबान बोलते सुना जा सकता है। फिजाई मेजबान और मुसाफिरों से जहाज के अंदर भीख मांगते देखा जा सकता है। भिखारी को समझाने के लिए एयर होस्टेस की मिन्नत समाजत गैर मुल्की निजी एयरलाइन में भिखारी घुसने का तारीखी वाकया। निजी एयरलाइन के जहाज तक पहुँचने में कई सिक्योरिटी चेक पॉइंट क्रॉस किए। सिक्योरिटी का मुकम्मल पोल खुलकर सामने आ गया। फ्लाइट ने J507 गुज़िश्ता रोज कराची से बैंकॉक रवाना हुई। ज़राए कराची जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फिजाई ऑपरेशन को भिखारी चकमा देकर अंदर दाखिल हुआ। ज़राए भिखारी के सिक्योरिटी एहलकारों को चकरा दिया। ज़राए सिविल एविएशन की तरफ से मामला दबाने की कोशिश। जी, यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को चेक करना, हमारे चैनल को देखना मत भूलिएगा। साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आज आपने टाइम दिया और आपने वीडियो देखी, और साथ ही साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी ये भी बोल ही देती हूँ ना, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।